नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑटोव्यू। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कार लीज और कार लोन में क्या डिफरेंस है। हिंदुस्तान में सभी लोग गाड़ियाँ तो खरीदना चाहते हैं, बहुत कम ही लोग कैश पे खरीदते हैं और बहुत कम ही लोग लीज पे लेते हैं, और लोन पे लेने वाले बहुत सारे हैं। तो मैं आज यही आपको बताऊंगा कि लोन पे और लीज पे लेने में क्या डिफरेंस है, हमें लीज पे लेना चाहिए या हमें लोन पे लेना चाहिए, या किन किन लोगों को लोन पे लेनी चाहिए और किस किस को लीज पे लेनी चाहिए, ये भी बताऊंगा। प्लस किस किस पैरामीटर्स पे हम लोग लोन लीजिंग कंपनियां या लोन कंपनियां आपको आपके कार की जो अमाउंट है वो ईएमआई में कन्वर्ट करती हैं, प्लस या लीज रेंटल में कन्वर्ट करती हैं। इंडिया में कौन सी लीजिंग कंपनियां, इंडिया में हमारी लीजिंग कंपनियां बहुत सारी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपनी जो जैसे जैप हो गई, आपकी रेव हो गई, और आपकी मैन्युफैक्चरर्स में जैसे आपकी मारुति की एंड टू एंड लीजिंग है, और भी लीज और भी है, महिंद्रा की लीजिंग है। आगे मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और ये बताता हूँ कि किस किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कैलकुलेट करते हैं, और एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और लास्ट वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि किसको लीज पे लेनी चाहिए और किसको परचेज करनी चाहिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो। तो ये आप आ गए हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और मैं आप लोगों को अब लेकर चलता हूँ जो मैंने डेटा किन पैरामीटर्स पे मैंने कार लोन और कार लीज को डिस्क्राइब किया। सबसे पहले ये पैरामीटर्स हैं आपके ईएमआई, डाउन पेमेंट, माइलेज, और आपकी ये कार लीज हो गया और कार लोन हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमआई की। ईएमआई क्या होता है कि बेसिकली ईएमआई क्या होता है, कार लीज के अंदर आपको एक तरीके से कार रेंटल देना होता है, मतलब लीज रेंटल देना होता है। जैसे कि आप घर किराए पे लेते हैं, हर महीने रेंट देते हैं, उस तरीके से कार लीज में आपको हर महीने रेंट पे करना है कार का। और कार लोन में क्या होता है कि आपने जो भी अमाउंट 5 लाख का लोन लिया है, तो 5 लाख के लोन और उसका इंटरेस्ट वो दोनों आपको पे करना होता है। प्लस उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ, अपना डाउन पेमेंट। कार लीज के अंदर आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं करना होता। कार लोन के अंदर आपको कार का एक शोरूम प्राइस का 15% to 10% आपको डाउन पेमेंट करना होता है, जो कि आपकी फाइनेंस कंपनी बोलती है। प्लस उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट लेकर चलता हूँ आपको माइलेज लिमिट। माइलेज लिमिट इन द सेंस कि आपकी कार लीजिंग में माइलेज की कैपिंग होती है। कैपिंग कि आपको एक साल में 20,000 चलानी है या 40,000 चलानी है, या वो एक कैपिंग होती है जो कि आप जब परचेज करते हो, मतलब कार लीज पर रहते हो, तो उस टाइम फिक्स की जाती है आपकी एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आपकी नीड्स के अनुसार। तो उसके बाद आपका कार लोन में क्या होता है, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, आपकी लिमिट अनलिमिटेड होती है। कितनी लिमिट आप गाड़ी चलाओ उसमें आपकी कोई कैपिंग नहीं की होती। प्लस चौथा पॉइंट हम बात करते हैं रिटर्निंग ऑफ द कार। कार लीज में टेनर होता है, 2 साल 3 साल, जितने साल भी आप लीज रेंटल देते हो, उसके बाद आपको गाड़ी वापस लीजिंग कंपनी को देनी पड़ती है। कार लोन में क्या होता है कि आप ओनर बन जाते हो, किस्तें कंप्लीट करने के बाद ईएमआई आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप कार को ओनर बन जाते हो एक तरीके से। पांचवा पॉइंट बात करते हैं हम ओनरशिप को। ओनरशिप में क्या होता है कि कार लीज में क्या होता है कि जितना आपने कार लीज पे ले ली, आपने जैसे मान लो कि आपकी 4 साल का लोन लीज था, 4 साल की लीज पूरी हुई और आप उस गाड़ी को परचेज करना चाहते हो, तो उसमें डिप्रिसिएशन अमाउंट लेस कर दिया जाता है, जो कि लीजिंग कंपनी के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना डिप्रिसिएशन अमाउंट लेस करके आपको एक अमाउंट बताते हैं, और आपको फिर से एक ह्यूज अमाउंट पे करना होता है अगर आपको वो लीज वाली गाड़ी परचेज करनी है तो। और एक्सेसरीज की बात करता हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट एक्सेसरीज है कि अगर आपको एक्सेसरीज लगानी है लीजिंग कार में, तो आपको एक्सेसरीज लगाने के लिए पहले इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ता है रिटर्न में, तभी आप वो एक्सेसरीज उसमें फिट कर सकते हैं। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि टेनर पूरा होने के बाद आपको एक्सेसरीज आप ये रिमूव कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें लीज कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और आपकी खुद की गाड़ी जो होती है जिस पे आप कार लोन लेते हो, उसमें ऐसे कुछ नहीं है, आप जितनी मर्जी एक्सेसरीज लगाएं अपनी मर्जी के, अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन कार लीजिंग का जो मेन मोटिव होता है वो होता है टैक्स बेनिफिट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैक्स बेनिफिट, और टैक्स बेनिफिट में क्या होता है कि जैसे आपकी कार लीज का हर महीने रेंटल जा रहा है, एक्स कार का आपका 30,000 रुपये हर महीने लीज रेंटल जा रहा है, तो जो 30,000 का 30% आप उसमें टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। टैक्स बेनिफिट जैसे 9,000 रुपये उसका टैक्स बेनिफिट एज अ, जो उसका लीज रेंटल है वो एज अ एक्सपेंस अपने कंपनी में दिखा सकते हो, और उसके ऊपर आप टैक्स से रिबेट ले सकते हो। और कार लोन के ऊपर कोई रिबेट नहीं होती, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता। प्लस उसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं गारंटियर। कार लीजिंग के अंदर किसी गारंटियर की जरूरत नहीं है, कार लोन के अंदर आपका जो गारंटियर होता है वो चाहिए आपको। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट हमारा कि कार लीजिंग में
और कार लोन में कुछ फिगर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक होंडा सिटी को लिया हुआ है। ये रही मेरी होंडा सिटी। उसमें मैंने 1 साल का लीज़ रेंटल पे करना है मुझे, तो 27,300 रुपये मेरा लीज़ रेंटल आता है 1 साल का होंडा सिटी का। फॉर एग्जांपल के तौर पे है, कुछ फिगर्स मेरी इसमें थोड़ी बहुत अप डाउन होंगी, लेकिन ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है। अगर आपको कुछ भी इसमें अपना प्रोसेस परचेज मतलब आपको कुछ भी इनिशिएट करना है, लीज़ पे लेनी है या कार लोन करना है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी उस पर्टिकुलर कंपनियों के साथ पहले कोऑर्डिनेट करें। लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ एक तरीके से। अभी अपना जैसे 1 ईयर के लिए आपने होंडा सिटी ली, तो आपने ये जो 27,300 का जो अमाउंट है, इस अमाउंट में जो 27,300 का आपका अमाउंट है, इस अमाउंट में आपकी इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, आपका मेंटेनेंस सब कुछ इंक्लूड है। अगर आपने 27,300 पूरे 12 महीने पे किया तो आपका हो जाता है 3,27,600 रुपये, जो कि यहाँ पे ये फिगर आ गया आपका। प्लस उसके साथ अगर आप लोन दे रहे हो, आपने 1 साल के लिए लोन लिया है होंडा सिटी का, तो आपका यहाँ पे बात आती है 82,000 रुपीज़ का आपका इसमें पर मंथ का EMI आता है। और प्लस उसके साथ साथ 82,000 इंटू 12, तो ये हो गया आपका 9,84,000। उसके साथ साथ आपको इसमें 10.35% जो भी जिस भी बैंक से आप लोन लोगे उस लोन का इंटरेस्ट रेट भी आपको पे करना है। तो आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें। लेकिन इसमें जो आपका 3,27,000 रुपये वो एज अ एक्सपेंस आ जाएगा, मतलब आपने लीज़ रेंटल दे दिया, किराया दे दिया एक तरीके से। लेकिन कार लोन में क्या होता है कि अगर आपने इतना अमाउंट पे कर दिया 82,000 रुपये महीने की तरफ, तो गाड़ी आपकी एट द एंड ऑफ द डे हो जाती है। अभी ये तो हो गया मतलब 1 साल का आपका हो गया कि मतलब आपको अगर 1 साल के लिए लीज़ पे लेनी है तो ये डिफरेंस है। अगर आप इसमें 4 साल के लिए लीज़ पे लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लीज़ रेंटल 27,000 से 21,000 रुपये घट के हो गया। लेकिन अगर 21,000 रुपये हो गया तो इसमें 4 साल के अंदर आप 10 लाख रुपए किराया दे देंगे एक तरीके से। और 10 लाख रुपए किराया दे देंगे तो वो आपका नो यूज़, मतलब आपने 4 साल के बाद गाड़ी भी वापस करनी है और आपने 10 लाख रुपए भी दे दिए। तो इसमें मैं आपको सेकंड सेगमेंट पे लेके चलता हूँ कि आपने 4 साल के लिए होंडा सिटी लोन पे लिया, तो आपका 23,000 रुपये की किस्त आई, मतलब वो हो गई आपकी 23,769 मल्टीप्लाइड बाय 48, तो आपका फिगर आ गया 11,40,912। प्लस इसके साथ साथ आपका 10.35% का इंटरेस्ट रेट भी, वो भी आपको बेयर करना है। इंश्योरेंस आपको बेयर करना है, मेंटेनेंस आपको बेयर करनी है। लेकिन कार लोन का बेनिफिट ये है कि अगर आपने इतना बड़ा अमाउंट, आप जहाँ पे 10 लाख दे रहे हो तो वहाँ पे आप 11 या 12 लाख भी दे सकते हो या 13 लाख भी दे सकते हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर आप 13 लाख रुपए दे के और उसके बाद आपकी गाड़ी भी आपके पास नहीं है 4 साल बाद, तो फिर मुझे लगता नहीं है, इट इज़ अ यू वेस्ट ऑफ मनी। तो इसीलिए 13 लाख रुपीज़ पे करें और तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं, और क्या होता है अपना कार लोन के केस में क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपने 13 लाख रुपए की गाड़ी ली, 13 लाख रुपए की आपकी गाड़ी पड़ गई टोटल ओवरऑल 4 साल के बाद, लीज रेंटल वगैरह, EMI वगैरह, सॉरी गलत बोल गया मैं यहाँ पे, EMI वगैरह सब कुछ पे करके आपकी 13 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी। मैं एक 13 लाख रुपए को आपने 8 साल गाड़ी रखी है, मैं कहता हूँ आपने 10 साल गाड़ी रखी है अपने पास, तो 13 लाख डिवाइडेड बाय 10 किया मैंने, तो आपका 1,30,000 रुपये साल का आ गया एक तरीके से। तो मतलब मेरा कहने का यही मतलब है, आप कोई भी गाड़ी परचेज करें और जितना लंबा रखेंगे ना तो उतनी उसकी रेनरशिप कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। तो अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन ये बताने वाला हूँ कि आपको गाड़ी लीज पे लेनी चाहिए या आपको लोन कराना चाहिए। अगर आप अपनी कोई कंपनी चला रहे हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लीज़ पे ले गाड़ी, क्योंकि लीज़ पे लेने से क्या होता है कि आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं बढ़ती, प्लस जो भी लीज़ रेंटल आता है आप उसे एज ए एक्सपेंस अपनी कंपनी में दिखा सकते हैं और उसका टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो लीज़ पे लेने का ये बेनिफिट्स है। अपना लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CAs या प्रोप्राइटरशिप जो अपनी चला रहे हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो कर रहे हैं, ये सब लोग अगर अपनी गाड़ी लोन पे लेंगे तो उनको क्या प्रॉब्लम होगा कि उनके ऊपर एक लायबिलिटी रह जाएगी। अगर उनको अपने बिजनेस के लिए कुछ लोन चाहिए या कुछ और टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए उनको कहीं से पैसे अरेंजमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सभी के केसेस में नहीं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ये एक तरीके का अच्छा कॉन्सेप्ट है बिजनेसमैन, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CAs के लिए, और वो लोग, उन लोगों के लिए जिनकी अपनी हर 3-4 साल में गाड़ियां बदल देते हैं, उनके लिए भी है। पीस ऑफ माइंड तो होता ही है, मेंटेनेंस नहीं बेयर
करना पड़ता है, इंश्योरेंस का कोई लेना देना नहीं है आपको, और आपकी रोड साइड असिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, ब्रेकडाउन से कोई लेना देना नहीं है, सर्विस कब आ रही है कब नहीं आ रही, किसी चीज़ से कोई कोई मतलब नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट भी पे करना पड़ता है। तो इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि लोन पे किसको लेना चाहिए, किसको नहीं। जो लोग गाड़ियां 10 साल 11 साल 12 साल अपनी रखते हैं, 8-9 साल अपने पास गाड़ियां रखते हैं, वो लोग गाड़ियां अपनी लोन पे लें तो ही बेस्ट होगा, उनके लिए वही चीपर ऑप्शन है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, और उसके साथ अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इस किसी भी टाइप की कोई भी इस टॉपिक पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट डाल के बता सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।